हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मेरे सामने एक पत्र है जो CN वेणुगोपालन साहब ने प्राइम मिनिस्टर को लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बैंकों का जो वेज रिवीजन होता है वो भी पे कमीशन के अंतर्गत आए। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि अभी 21 तारीख को 21/5 को IBA और UFBU के बीच में वर्चुअल मीटिंग होने जा रही है और वो इनका जो मेडिकल वाला जो मुद्दा है वो उसमें लिया जाएगा। इंश्योरेंस वगैरह का जो पॉलिसी वगैरह ली जाती है उसके बारे में जब बात करेंगे। अचानक इसका होना और इससे पहले दो घटनाएं होती हैं। एक तो बी बैंकर्स का CLC को जो चीफ लेबर कमिश्नर उनको एक पत्र लिखना कि इनके रेजिडुअल इश्यूज में हर साल अप्रैल में एस ग्रेसिया का रिव्यू करना था और बढ़ाना था, वो इन्हें नहीं किया। उन्होंने लेटर लिखा और CLC ने इससे IBA से और सभी बैंकों से पूछा, भाई तुमने क्यों नहीं किया। एक बात। दूसरा, बहुत ज्यादा रूस पेंशन अपडेशन को लेकर के है लोगों में। तो ये जितना भी जो मैटर आ रहा है, हम भी इधर से बता रहे हैं कि पेंशन अपडेशन का तो मैटर ने गड्ढे में 2012 में डाल दिया था। इस पहले ये आजकल दबाव में है और इसलिए इन्होंने ये मीटिंग रखी। अब इसमें कुछ न कुछ मेडिकल क्लेम वाले में कुछ न कुछ करेंगे थोड़ा बहुत, जिससे कि थोड़ी शांति हो सके। और एक और घटना घटी, EIB पार्क द्वारा भारतीय मजदूर संघ के जो आर्य साहब हैं उनको पत्र लिखना। इनको अपनी नींव हिलती हुई नजर आ रही है अब, लेकिन फिर भी सबसे पहले इन्होंने मेडिक्लेम को चूज किया, ना कि 5 डेज बैंकिंग और ना PLI। इनको पता है कि इनके दिमाग में कुछ आ रहा है कि चलो थोड़ा बहुत मेडिक्लेम इनको दे देते हैं, ये शांत हो जाएंगे और बैंक पेंशन अपडेशन थोड़ा इधर हो जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे इनसे छिटकोगे वैसे वैसे ये तड़फड़ाएंगे। अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उसके बारे में डिटेल में लेटर बनाऊंगा, लेकिन अभी दूसरी बात कह रहा हूं कि वेणुगोपालन साहब ने लेटर लिखा ये नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। और वेणुगोपाल साहब के बारे में बता देना चाहता हूं मैं, ये फॉर्मर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉमिनी थे और ये एक्स मैनेजर थे यूनियन ऑफ बैंक इंडिया में। उनका यहां पर फोन नंबर भी दे रखा है। और इन्होंने इसमें कहा कि भाई आप लोगों ने 20/9/2014 को, जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी पहली बार बने थे, 20/9 इन्होंने ये कहा था कि बैंक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना में बहुत सहयोग दिया है, हर क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनका भी पे कमीशन होना चाहिए। अब 2009-14 की तो मेरे ख्याल में 11 साल हो गए। अब इस लेटर का कितना असर पड़ेगा कितना नहीं पड़ेगा वो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ इसको 24 कह रहे हैं, कहीं वो 24 यार गलती प्रिंट हो गया होगा इनका। और कुल मिलाकर के इन्होंने सारी चीजें ये बताई कि भाई हम जो काम करते हैं वो बहुत ही साहस का, हिम्मत का और धैर्य का काम है और पूर्ण रूप में गवर्नमेंट की पॉलिसीज में सहयोग करते हैं। अब चाहे कर्मचारी बैंकों में काम करके चले गए हों या कर रहे हों, ये जो कर रहे हैं वो भी निकल के जाएंगे, वो भी पेंशन में चले जाएंगे। अब इस पत्र लिखने का वेणुगोपाल साहब का एक उद्देश्य यही रहा होगा कि यदि इसका पे कमीशन बैठता है तो बैंक पेंशन अपडेशन होगा। गोपाल साहब, मैं आपको वेणुगोपालन साहब आपको बता देता हूं, आप थोड़ा सा कंपेयर कीजिए पे स्केल्स को। बैंकों के पे स्केल्स अब इस समय
किसी भी हालत में कम नहीं है, क्योंकि जब आईएएस एक आता है तो वो 56,100 प्लस जो डीए चल रहा है इस पर जाकर के उसका अपॉइंटमेंट होता है, बाद में प्रमोशन अलग बात है। लगभग इनका यहां पड़ता है और ज्यादा ही पड़ता है इस फिर को मिला करके, और फिर 27 में हो जाएगा इनका 26 में होगा, फिर 32 में हो जाएगा, 32 पर 37 में हो जाएगा उनका, फिर यानी पे कमीशन 10 साल में आएगा, लेकिन ये 5-5 साल में हो जाता है और बहुत आगे हैं ये। हिंदुस्तान में 2 ही संगठन ऐसे हैं जो ये अपना काम खुद करते हैं, अपना जेब खुद भरते हैं। एक तो हमारा कोर्ट, जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसको जो जुडिशरी अपने आप अपने जज बनाती है। अदरवाइज इससे जितने भी अफसर आते हैं वो सारे के सारे यूपीएससी से या कई उन मामलों से आते हैं, ये सीधे के सीधे जो भाई भतीजा बचा है, और या फिर ये बैंकों में चला हुआ है आईबी और यूएफबीए द्वारा। ये अपनी पे का निर्धारण स्वयं करते हैं। अब स्वयं करते हैं, स्वयं सी बात है कि ये डिस्क्रिमिनेशन तो होना ही है, क्यों हम उनको देंगे जो काम कर रहे हैं, जो चलेगा उनको हम क्यों देंगे। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये इसकी वजह से है। हो सकता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको जोड़ें, और इसमें और जोड़ना चाहिए था, क्योंकि बैंकों का जो वेस्ट सेटलमेंट होता है उसमें आईबीए के कुछ अधिकारी होते हैं, और अजीबोगरीब स्थिति यह है कि इसमें बैंकों के कर्मचारी, यूनियन के कर्मचारी भी होते हैं, जब पे कमीशन में कोई कर्मचारी नहीं होता। एक इसमें एक चेयरमैन होता है और दूसरे काम करने वाले लोग होते हैं, और बैंक जो कर्मचारी संगठन है वो अपना उसमें सजेशन देते हैं और अलग हो जाते हैं। यहां इसमें पार्ट लेते हैं। जब पार्ट लेते हैं स्वाभाविक सी बात है ये पहले अपना फायदा देखेंगे, दूसरों का बाद में। अब इनका फायदा तो ये है कि भाई जितना हम वर्किंग कर्मचारी काम करने को फायदा पहुंचाएंगे उतना ही हमको सर्विस आएगा, और हम सर्विस की रेट भी बढ़ा सकते हैं और खूब पैसा हमारे पास आएगा। यानी पैसे का इन्होंने दूसरे तरीके से हिसाब किताब कर रखा है। बैंक पेंशनर कुएं में जाओ, जब तक ये नहीं कर पाते हैं हम इन पर प्रश्न उठाते रहेंगे, और हम तो यही कहेंगे सारे रिटायर्डी संगठनों से, इनसे बिल्कुल नाता तोड़ करके आप भारत सरकार से बात करें, चाहे किसी सहारा लेना हो, सारी की सारी जो विसंगतियां हैं आप चीफ लेबर कमिश्नर को बताएं कि ये मिले हुए हैं और ये बैंक पेंशनर नहीं करते हैं, और इस प्रकार ये बैंकों के जो प्रॉफिट्स हैं इस प्रकार खाने की योजना बना रहे हैं। जब इनकी बुराइयां होंगी, जब लोगों को पता चलेगा ऐसा, तो ये जब डाउन आएंगे जब ये कहीं बैंक पेंशन अपडेशन करेंगे। अभी तक तो बेवकूफ बना रहे थे, तभी से कितने ही दिनों से हर बार रेजुलेशन में बैंक पेंशन अपडेशन होता है, लेकिन इस बार तो एक नया ही प्रकार का सम्मेलन हो रहा है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। ना तो उसमें 5 डे बैंकिंग है, ना उसमें पीएलआई है, ना उसमें और कोई मुद्दे हैं, केवल और केवल मेडिक्लेम का है। और ये निश्चित मानिए, अभी बता दूं मैं, मेडिक्लेम में थोड़ा बहुत ये फायदा देंगे 21 तारीख को, ये निश्चित रूप से समझ लीजिए। किस प्रकार देते हैं अलग बात है, क्योंकि अभी ये जो टारगेट पर आ रहे हैं उसको थोड़ा कम करने के लिए ये मीटिंग हो रही है, और कोई बात नहीं है। और कमाल की बात तो ये है कि आईबीए से मीटिंग हो रही है, यूएफबी की आवाज भी नहीं निकल रही है कहने के लिए कि भैया बैंक पेंशन अपडेशन पर भी बात करो, एक्स ग्रेसिया पर भी बात करो, और जो नेशनल लेवल का डीए पैटर्न है उस पर भी बात करो। कोई बात नहीं है। हम तो एआईबी पार्क से ये कहेंगे कि एक लेटर लिखे अच्छा सा फाइनेंस मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, कॉपी 2 बीएमएस भारतीय मजदूर संघ के आर्य साहब को दें, नेशनल पैटर्न का जो डीए है उसको जल्दी से जल्दी दिलाया जाए, और रोज लेटर लिखें, रोजाना लेटर लिखें, ये नहीं सस्ते पड़ जाएं। और यूएफबीओ वालों से तो कोई बात ही नहीं करें। मैंने देखा जो ऑल इंडिया रिटायरीज बैंक फेडरेशन ने कहीं रिक्वेस्ट किया है बैंक टचलम साहब से, तो बैंक टचलम साहब क्या करेंगे आपके लिए? आप जाकर के समर्थन दोगे, अभी 20 तारीख को इनकी हड़ताल है, जाके समर्थन दोगे, बस उनको इतना से चाहिए और आपसे कोई लेन देन नहीं है। अब मैं और तो क्या बताना चाहूँगा, बस यही है कि ये अब उन्होंने एक लेटर लिखा था सीएन वेणुगोपालन साहब ने, ये अपना काफ़ी मात्रा में लिखते रहते हैं, काफ़ी अच्छा नॉलेज है इनको। अब क्या अमल होता है क्या नहीं होता है तो अलग बात है, लेकिन
लेटर लिखना, अपनी परेशानी को बताना, इन्फॉर्म करना सबका अधिकार है। अब इसको मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है मैं कई दिन से वीडियो नहीं बना रहा था। एक तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और दूसरा मेरे कोई एग्ज़ाम्स थे, उनमें मैं व्यस्त था। लेकिन जो हमारे दूसरे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे थे, रेगुलरली उनको देख रहे थे कि क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है। अब मुझे अचानक एक वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मीटिंग हुई थी 21/5/2025 को IBA और UPA के बीच में मेडिक्लेम से संबंधित। उसके कुछ पॉइंट्स यहां पर वेंकटाचलम साहब ने कोई 20 पॉइंट यहां पे दे रखे हैं। अब इन पॉइंट्स को तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं कि ये 20 पॉइंट देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि UFBU के जो लीडर्स हैं, इनको बदलते हुए परिवेश का कोई ज्ञान नहीं है। जिस देश में आयुष्मान जैसी योजना हो और 5 लाख का कैशलेस ट्रीटमेंट होता हो, जिस देश में CGHS जैसी सुविधाएं हों, ECHS जैसी सुविधाएं हों, वहां बैंक के रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए 26 हजार रुपए देकर, उससे ज्यादा मेडिकल कवर लिए जाते हो, 3 लाख के, 4 लाख के, 6 लाख के, और वो भी हॉस्पिटलाइजेशन पर। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके ये 20 पॉइंट, आपके जो मेडिकल कवर है, वो ये सारे के सारे ये कूड़ा करकट है। IBA कमाल की चीज है कि एक वर्चुअल मीटिंग रखते हैं UFBU के साथ IBA के नाम पर, जब 251 सदस्य हैं, केवल 12 लोग हैं जो पब्लिक सेक्टर बैंकों के वो बैठे हुए हैं। ये IBA के नाम पर खेल खेलते हैं। इनसे ये पूछा जाए, भाई IBA और UFBU, आपका दूसरे जो IBA के सदस्य उनसे क्या संबंध है आपका? आप की जो ये पॉलिसी है, क्या कोई HDFC वाला लेगा? मैंने मेरे बेटे से पूछा, ही इज ए डॉक्टर, उन्होंने कोई पॉलिसी ले रखी थी। मैंने पूछा, आपका जो कवर जाता है हर साल 21,000 रुपये का जाता है, मैंने पॉलिसी में आपका कवर कितना है? वो 1 करोड़ का। वो कैसे हुआ कि यदि आप यूज नहीं करते हो तो वो जुड़ता चला जाता है। लेकिन यहां तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन है वो सिंगल। उसी प्रकार उन्होंने अपनी वाइफ का ले रखा है, सारा ट्रीटमेंट अपोलो तक लेकर के अच्छे हॉस्पिटल वहां से हुआ, रिएम्बर्समेंट भी मिला और साथ में बच्चा भी कवर हो गया, वो भी 21,000 जाता है। यानी 42,000 रुपए में 1-1 करोड़ का कवर मिला हुआ है। जो बीमारी आज तक ये 3-4 लाख का तो कुछ भी नहीं होते हैं। इस प्रकार की पॉलिसी HDFC में है, तो फिर आपको भैया ये क्यों लेंगे HDFC वाले? IBA के नाम पर क्यों खेल खेलते हो? और मैं बताता हूं, CGHS एक तो कैशलेस फैसिलिटी है, चाहे आउटडोर पेशेंट हो, इंडोर हो। ECHS चाहे आउटडोर हो चाहे कैसे भी हो, यदि आप डायरेक्ट जाते हो तो आपकी जो कंसल्टेंसी फीस है वो भी कंसेशन रेट पर आपकी पर्ची बनती है। रेफरेंस से जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रेफर में तो कोई लगता ही नहीं है कुछ भी। आपको सीधा सीधा ये पूछना चाहिए था, साहब ये जो बैंकर्स को, रिटायर्ड को आप फैसिलिटी जो दे रहे हो, इट मस्ट बी कैशलेस इन ऑल द हॉस्पिटल्स, और कार्ड इश्यू किए जाएं जिससे कि यदि इमरजेंसी भी यदि ये जाते हैं, जो कंसल्टेंट फीस जो लगती है वो कंसल्टेंट को मिले। आजकल बड़े बड़े अस्पतालों में 1,000 रुपए से तो कम कंसल्टेंट फीस कहीं है ही नहीं। 1,500, 1,600, 2,500, इवन 3,000 रुपए तक की फीस है, और वो आउटडोर पेशेंट के लिए है। ये तो हॉस्पिटल के इंडोर के लिए है। आज के इस जमाने में यदि इस प्रकार की परेशानी हो रही है, तो ये जो कूड़ा करकट आपने डाला है ना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसका सीधा मतलब था कि जो वर्तमान में आपकी पॉलिसी चली हुई है, इसको कैशलेस करें, और जो कंसेशन से हैं, कंसेशन फीस के कार्ड पे जो मिलने चाहिए वो मिले, जिससे कि जो प्रीमियम इन लोगों का जा रहा है, इससे और दूसरी पॉलिसी ले सके और उनको ज्यादा कवर मिल सके। वेंकटाचलम साहब, आप जो खेल खेल रहे हो इससे कोई फायदा नहीं है। अब क्योंकि इनके पास मजबूरी है,
और मुझे यह समझ में नहीं आता कि आईबीए का और यूओबीए का इसमें क्या रोल है। ये तो स्टैट्यूटरी बॉडी बैंकों का होना चाहिए, तो क्या कोई कमीशन का खेल है कि मतलब इंश्योरेंस कंपनियों के साथ में। खैर एनीवे, अब मैं एक एक पॉइंट पर आता हूं। इनका पहला पॉइंट था कि जो एक्जिट स्कीम है ये कंटिन्यू रहनी चाहिए, यानी ये ही जस्ट बेगिंग कि इसको कंटिन्यू करो। एहसान कर रहे हैं क्या? ये तो करेंगे कंटिन्यू, क्योंकि आपका पैसा जा रहा है, इंस्टॉलमेंट जा रहा है, आपका कंट्रीब्यूशन जा रहा है, कोई इंश्योरेंस कंपनी मना नहीं करेगी, कर देंगी जैसा है। पॉलिसी शुड कंटिन्यू टू बी कंबाइंड पॉलिसी कवरिंग सर्विंग स्टाफ और रिटायरीज। क्या क्या अर्थ निकालना चाहते हो इसके पॉलिसी का? आप बताओगे कि क्या आप कवरिंग इसका रहेगा, उसका रहेगा। उसके बाद जो बेस कवर है उसको बढ़ा दिया जाए। अभी मैंने पूछा था किसी रिटायर्ड कर्मचारी से, मेरे भैया आप कितना मिलता है? मैंने तो ले नहीं रखी है, क्यों आई एम कवर्ड अंडर ECSH। तो बोला 3 लाख का, 4 लाख का, 6 लाख का, कुछ ऐसे बता रहे, अलग अलग लेवल का इस प्रकार का, इसको बढ़ाया जाए। प्रीमियम फॉर द रिटायर्ड टू बी बोर्न बाय द बैंक्स, ये है एक अच्छा पॉइंट। बस प्रीमियम हो या नहीं हो, एक ही पॉइंट है बस, प्रीमियम हो या नहीं हो, ये कैशलेस हो सभी रिटायरीज के लिए, यानी किसी प्रकार का पैसा नहीं कटे। और यदि ये पैसा कट रहा है तो कम से कम ये सुविधा मिल जाए कि जो पैसा यहां पे कट रहा है वो अपनी अलग से पॉलिसी ले सके और दूसरों को कवर कर सके। और भी इनमें काफी चीजें हैं। TPS should be effectively monitored and periodically reviewed to ensure check quick deposits and to avoid unilateral। अब ये पॉइंट ये बताता है कि जो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो बैंकों हॉस्पिटल्स में बैठे हुए हैं, इनके क्लेम्स को रिजेक्ट करते हैं। इसका मतलब कंट्रीब्यूशन देने के बाद भी, पैसा देने के बाद भी रिटायरीज को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और यदि रिटायरीज को कोई प्रॉब्लम आई है किसी प्रकार की TPS से, हमें आप बताइए, हम यहां पर डालेंगे, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है और ऑल द इरेगुलरिटी मस्ट बी ब्रॉट इनटू द नॉलेज ऑफ द पब्लिक कि पैसा कटने के बाद भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नीचे IBA शुड हैव ए से इन सेलेक्टिंग अपॉन TPS। कमाल का पॉइंट दिया है बैंक सलम साहब ने। भाई IBA कौन होता है कि TPA किसको अलग सेलेक्ट करोगे, किसको नहीं करोगे? उस कंपनी का काम है ये जो आपको मतलब पैसा दे रही है, वो करेंगे TPA को सेलेक्ट, IBA क्यों करेगा? नेक्स्ट, फॉर एवरी स्टाफ सर्विंग स्टाफ इंक्लूजन ऑफ पेरेंट्स हु आर नॉट डिपेंडेंट ड्यू टू इनकम क्राइटेरिया अंडर द पॉलिसी ऑफ पेमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा प्रीमियम। एक्स्ट्रा प्रीमियम दे करके उनके पेरेंट्स को भी इंक्लूड कर लिया जाए। अब मेरी समझ इनकम क्राइटेरिया की वजह से, इनकम क्राइटेरिया की वजह से पेरेंट नहीं आ रहे हैं, तो कितना ही पेरेंट दे रही हो उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सीधा साधा हिसाब है, फालतू का पॉइंट है। फॉर रिटायरीज डिपेंडेंट फिजिकली एंड मेंटली चैलेंजिंग चिल्ड्रन फॉर टू बी इंक्लूडेड इन द कवर। और जो रिटायरीज हैं उनके फिजिकली मेंटली चैलेंज बच्चे हैं जो 25 साल से ऊपर हैं, उनको। सर मेरी समझ में नहीं आता आपकी पॉलिसी किस प्रकार की है, बिल्कुल समझ से परे है। ये तो सभी जगह है कि जिन रिटायर्ड कर्मचारियों के बच्चे फिजिकली और मेंटली रिटायर्ड हैं उनको तो पेंशन भी मिलती है, ये आपके यहां पर ये क्या नाम है फैसिलिटी भी नहीं मिलती है। उसके बाद इन्होंने ऑल हॉस्पिटल्स टू बी कवर्ड अंडर कैशलेस फैसिलिटी एडहियर टू IR गाइडलाइंस ऑन कैशलेस फैसिलिटी बाय हॉस्पिटल मास्टर पॉलिसी एक होनी चाहिए। ऑटोमेटिक ट्रिगर, यदि आपकी जो बेस कवर है वो खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिक जो ज्यादा पैसा है वो भी आपको यदि मिलेगा, बफर कवर, तो वो भी आपको पैसे देकर के मिलेगा। कमाल की बात है। ओरिजिनल बिल्स हॉस्पिटल रिपोर्ट्स आर टू बी सबमिटेड टू द बैंक्स और ब्रांच। अब जो ओरिजिनल बिल वगैरह हैं और आपके बिल हैं वो किसको देने चाहिए? उनको बैंक को दे। टू अवॉइड TPA आस्किंग क्लेमेंट टू सबमिट डुप्लीकेट बिल्स और रिपोर्ट्स, जिससे कि TPA मतलब उसके डुप्लीकेट कॉपी नहीं मांग सके। अब इससे क्या परेशानी आ रही है ये तो पता नहीं। इसमें एक और देखा मैंने, इंक्लूजन ऑफ रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर ट्रीटमेंट। रूट कैनाल का ट्रीटमेंट जो होता है उसको एक ट्रीटमेंट में लिया जाए। भाई बैंक सलम कैसे ले सकते हो जब आपको केवल और केवल हॉस्पिटलाइजेशन पे ही मतलब पैसा मिल रहा है और रूट कैनाल में कोई भी डेंटल वाला आपको हॉस्पिटलाइज नहीं करेगा, किसी भी हेल्थ में नहीं करेगा, तो आपको कैसे हो जाएगा? फालतू के पॉइंट यहां डाल डाल के 20 तक खींच के ले गए और इसको सारे को कूड़ा बना दिया। दो बात सीधी सादी थी, कुछ जो रिटायरीज हैं उनका ट्रीटमेंट कैशलेस होना चाहिए, एक बात।
दूसरी, उनको कार्ड इश्यू किए जाएं जिससे कि यदि वो आउटडोर पेशेंट बन करके जाएं, जिस हॉस्पिटल में जाएं, कंसेशनल रेट पर उस पर कंसेशनल फीस ली जाए। ये 2 पॉइंट थे। ये 2 पॉइंटों से अलावा और इसमें कुछ भी नहीं था। ये फालतू की जो बातें हुई हैं केवल ये दिखाने के लिए कि आपने बहुत ज्यादा किया है। और क्योंकि पेंशन अपडेशन पर, यूनिफॉर्म पैटर्न डीए पर आपके जो रेजोल्यूशन उस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा था, वीडियो बन रहे थे, उसको कवर करने के लिए मैंने कहा था कि ये मीटिंग हो रही है और इसका कोई लेन देन नहीं है। इस 20 पॉइंटों का जो यहां पे दे रखे हैं इनका कोई लेन देन नहीं है। ये केवल ध्यान भटकाने वाला एक लेटर है और यही मीटिंग ध्यान भटकाने के लिए हुई थी। वेंकटाचलम साहब, इस सब को छोड़िए, पेंशन अपडेशन पर ध्यान दीजिए, यूनिफॉर्म डीए जो है उस पर आप ध्यान दीजिए, दूसरे पॉइंट जो रिटायरीज के उन पर ध्यान दीजिए, और जो आपने रेजिडुअल स्थिर जो बना रखे उन पर ध्यान दीजिए। और ये सारा का सारा जो खेल खेलते हो ना लोगों को भटकाने के लिए, इसको बंद करें। क्योंकि आपको पता है कि आप जो कुछ भी करके आए हो ये केवल और केवल जो इंश्योरेंस कंपनी है मेडिकल वाली, उससे मिलकर के और आईबीए के साथ होगा। अब क्योंकि इनके साथ मिलते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, मुझे ऐसा भी लगता है कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन जाता है और जो भी इसके जो होते हैं ये पॉलिसी कराने वाले को कुछ कमीशन मिलता है, तो हो सकता है बैंकों को कमीशन मिलता हो, आईबीओ को मिलता हो, आपको मिलता हो, इसलिए आप इसके पीछे पड़े हो। एक इंप्रेशन देना था आपको कि आप बहुत ज्यादा सजग हो रिटायरीज के प्रति। ये हम करने जा रहे हैं सर। रिटायरीज को केवल और केवल पेंशन अपडेशन की जरूरत है, यूनिफॉर्म डीए की जरूरत है, इन चीजों की नहीं है। ये तो किसी को कहीं भी मिल जाएंगी, और नहीं है तो आजकल मेरे ख्याल में 70 साल में तो वैसे भी आयुष्मान योजना का फायदा सभी को मिलने वाला है। आपके इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।